तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन पर महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान जारी है और ऐसे में प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी जिले इसमें शामिल हैं, जहां पर 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ गया है। 21 यहाँ पर मतदान हुआ है कुल 61 सीटों पर। ऐसे में यहाँ पर इस बार का मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। पूर्वांचल का ये इलाका है जहां पर 5वें चरण में आज वोटिंग हो रही है। इसके अलावा आगे के जो 2 चरण है, 6ठा और 7वां, वो भी पूर्वांचल के इलाकों में होने वाली है वोटिंग। ऐसे में यहाँ पर इस बार जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा किसी एक पार्टी का भारी नहीं दिखाई दे रहा है। नेक टू नेक मुकाबला यहाँ पर कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। हालांकि पिछले बार के नतीजों पर अगर हम नजर डालते हैं तो उस दौरान 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कुछ जगहों पर तो क्लीन स्वीप किया था और समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार यहाँ पर हालात जो हैं, समीकरण जो हैं, वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। जनता के मुद्दों को देखा जाए तो इस बार जनता विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और छुट्टा जानवर जो कि एक मुख्य समस्या है, उस पर मतदान कर रही है और इन्हीं मुद्दों पर आज वोटिंग हो रही है 5वें चरण की। हॉट सीटों की बात की जाए तो बसपा से रवि प्रकाश अपना दमखम अयोध्या सीट से दिखाते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस ने रीता मौर्य पर यहां पर दाव खेला है। बीजेपी से मैदान में वेद प्रकाश गुप्ता हैं। हालांकि इस बार यहां पर मुद्दे जो हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और मुख्य तौर पर लोग अपने जहन में लेकर वोट कर रहे हैं। हालांकि कोशिश बहुत की गई हिंदुत्व करने की, ध्रुवीकरण करने की, लेकिन इस बार वो कार्ड जो है नहीं चल पाया है। सपा की बात करें तो गठबंधन की ओर से पल्लवी पटेल सिराथू जो कि हॉट सीट है, वहां से चुनावी मैदान में है। यहां से बीजेपी की तरफ से डेप्यूटी सीएम चुनावी मैदान में है, जिनको टक्कर देने के लिए पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावास से चुनावी रण में है। और वहीं इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अमृता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृता जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। तो जल्द ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे। तो बीजेपी से अमृता हमारे साथ जुड़ गई। अमृता जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, आज 5वें चरण का चुनाव सुबह से जारी है। पूर्वांचल के इलाकों में वोटिंग हो रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रही है और जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो जो कह रहे हैं, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्या कहेंगी? देखिए, आज 12 जिले के 61 सीटों पर मतदान हो रहा है और पिछले 4 चरणों के मतदान के प्रतिशत और जनता के रुझान बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास की गति दी और दंगा रहित, भय मुक्त, महिलाओं को सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता को कल्याण के कार्य किए। जनता इस बात को देखते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी को जिता के लेके आ रही है। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। ठीक है, आपको संशय नहीं है, आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है, लेकिन जीत को लेकर ऐसे क्या फैक्टर्स आप देख रही हैं कि जिनके आधार पर आप कह रही हैं कि एक बार फिर से 2017 जैसे नतीजे जो है वो रिपीट करने वाली है बीजेपी? देखिए, 5 साल हमारी सरकार रही उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश को एक मानचित्र पे लेके गई भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले आप लोग अच्छी तरह से जानते थे, भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। सपा सरकार में माफिया राज था, अवैध संपत्तियों पे कब्जे हुआ करते थे और जिस तरह से गुंडा राज इन्होंने किया हुआ था, बहन बेटी बाहर निकलने से डरती थी, उस सब पे रोक लगी। और आज बहन हमारी बाहर निकल सकती हैं। पहले 7 बजे ही हम लोग कह दिया करते थे बहन बेटियों को कि घर आ जाना, लेकिन आज रात के 12 बजे भी बाहर आराम से घूमती है। किसी भी परिवार के लिए सबसे पहले सुरक्षा मायने रखती है कि सुरक्षित है या नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अगर इंसान सुरक्षित ना हो तो वो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो उसको देखते हुए लोग आज भारी मात्रा पे महिलाएं हमारे साथ खड़ी हुई हैं और जो हमारी सरकार ने 2 साल से मुफ्त राशन जो महीने में 2 बार दिया जा रहा है, उसको देखते हुए एक साइलेंट वोटर है जो वो बोल नहीं रहा है, लेकिन जो गरीबों को, जो
बिल्कुल दलित और गरीब लोग जो थे जिनको पास खाने के लिए नहीं था, उनको अगर अन्न मिल रहा है, खाने की सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनको उससे ज्यादा क्या चाहिए। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जब इंसान को खाने के लिए लाले पड़ जाएं तो उनको तकलीफ होती है, लेकिन जब खाने को मिलता है तो इंसान को लगता है कि इस सरकार ने हमारा पेट भरा है, इस सरकार ने हमें सुविधाएं दी हैं, हमारी बहन बेटी सब सुरक्षित हैं, तो हमें उनको वोट देनी है। और वो साइलेंट है, कहीं ना कहीं वो करिश्मा होगा और आप सब देखिएगा। ठीक है, लेकिन आप जो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी तो हम देख रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में कई क्राइम हो रहे हैं। हाथरस को आप देख लीजिए, पूरी तरीके से तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश अभी नहीं हो गया है। हाँ, थोड़ा ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, जो चीजें हैं धरातल पर उनको हम बोलते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था सुधरी है, लेकिन पूरी तरीके से अपराध मुक्त तो अभी यूपी नहीं हो गई है। देखिए, पूरी तरह से मैं भी नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से हो गई, लेकिन फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि 90% हम लोग काबू कर पाए हैं। आप इससे पहले की हालात तो सोचिए कि क्या हालात थे। उत्तर प्रदेश की तरफ कोई आना नहीं चाहता था, लोग ये कहते थे दंगा प्रदेश है, लोग पलायन करते थे, और आज लोग वापस आ रहे हैं। लोग अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित मान के ही तो वापस आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर सपा प्रवक्ता आलोक कुमार भी जुड़ गए हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। काफी मुस्कुरा रहे हैं, शायद आपकी बातें उन्होंने सुन लिया। आलोक जी, 90% अपराध जो है वो यूपी से खत्म कर चुकी है बीजेपी, और इन्हीं आधार को मानते हुए वो ये बता रहे हैं कि वो एक बार फिर से यहाँ पर जो है रिपीट करने वाले हैं। मैं बहुत ध्यान से अपनी बहन जी को मैं सुन रहा था और मुस्कुरा इसलिए रहा था कि वास्तविकता का उनके जवाब से कोई लेना देना नहीं। मैं शुरुआत से कहता रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ताओं और नेताओं का सिर्फ एक ही काम है कि झूठ फैलाओ सुबह शाम, वास्तविकता से। अब देखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना काल के बाद 38% मध्य वर्ग की आबादी गरीबी रेखा के नीचे आई। अब ये लोग लाने वाले कौन लोग हैं? भाजपा के लोग। खाद्यान्न बांटकर ये प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि कैसे निम्न वर्ग से हम लोग मध्य वर्ग और मध्य वर्ग से उच्च वर्ग ले जाने का प्रयास कर रहे थे। आपने मध्य वर्ग की 38% आबादी नीचे पहुंचा दी। आप अपमान कर रहे हैं, इस नाम पे वोट मांगते हैं कि हमें खाद्यान्न आपको हमने खिलाया, आपको नमक हमने दिया, आप हमें वोट भी दीजिए। और हमारी बहन जी ये कह रही कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश था ही नहीं। उत्तर प्रदेश वास्तविकता में 2017 के बाद ही बना है। आप भी मैडम 2017 के बाद आई है, 2017 के बाद मैं भी आया हुआ हूं। इन्हें ये नहीं लगता। एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, एनसीआरबी के आंकड़े जब मैडम उठाएंगी, 7 गुना ज्यादा 2017 के बाद आज अपराध हो गए हो। किडनैपिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हत्या में नंबर 1, दलित के खिलाफ अपराध में नंबर 1, हिंसक अपराध में नंबर 1। महिलाओं की तो खैर हमारी बहन जी इतनी सुरक्षा करती हैं कि हाथरस की बेटी को रात को पेट्रोल डला के जलवाने का अगर मामला किसी सरकार में है तो भाजपा सरकार में। महिलाएं आज निकल नहीं पा रही, बहन बेटियां, आपको शर्म नहीं आती है? जिसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हार्ड क्रिमिनल हो, वहां पर आप क्या करेंगे? आज उत्तर प्रदेश बहुत दयनीय हालत में है। बहन जी, आपका खदेड़ा बिल्कुल तय हो चुका है। प्रचंड बहुमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और आप लोग फिर से पुनः प्रस्थान करिएगा। अमृता जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जनता अभी भी अपराध, कहीं ना कहीं यूपी जो है अपराध मुक्त नहीं हुआ है, और इसमें आपको वो काउंटर भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब जनता आपको वोट क्यों दे? एनसीआरबी के जो आंकड़ों का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं आलोक कुमार जी, जिसमें यूपी यहाँ पर टॉप पर दिख रहा है, तो ऐसे में जनता वोट क्यों दे? देखिए, इन्होंने जो अभी बातें की हैं, उनका जवाब जनता इनको देगी। इनको जिस तरह से 2017 में बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था, उसी तरह से दोबारा से ये इनकी हालत होने वाली है। ये इसीलिए हंस रहे हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, 10 तारीख तक और हंस लें ये लोग। ये अपने अपने कार्यकाल के समय के सारे इनके जो कारनामे होते थे, कांड होते थे, उन सबको ये भूल गए हैं। ये बुलंदशहर का वो कांड भूल गए, जब इतना भयानक अभद्र कांड हुआ और इतनी अभद्र टिप्पणी इन्हीं के मंत्री ने की, जिसके लिए न्यायालय को ये कहना पड़ा कि आप हमें लिखित में माफी मांगिए, इस चीज के लिए आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। ये तो इनके मंत्रियों की चाल चरित्र है।
इनके हंसने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। ये कह रहे थे हम वोट मांगने जा रहे हैं। भाई साहब, हम वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, जनता खुद कह रही है। हम जब उनके पास जाते हैं तो जनता खुद कह रही है। और हमारी सरकार ने गरीबी नहीं लाई थी, वो एक पैंडेमिक आया था, उसके ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए। उस पैंडेमिक में बड़े बड़े देश हिल गए, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री किस खूबसूरती से के साथ सबकी सेवा करते हुए इस पैंडेमिक से बाहर लेके आया है हमारे देश को। इनको उसका धन्यवाद करना चाहिए, ना कि इनको उसका मजाक उड़ाना चाहिए। आज अगर गरीबी है तो गरीबों के लिए भी सोचा, तो हमारी सरकार ने सोचा। 2-2 बार राशन दे के उन लोगों का पेट भरा है, तो हमारी सरकार ने भरा है। इन लोगों की तरह से नहीं किया कि सफाई में जाके पार्टी बना रहे हैं। लोग भूखे तड़प रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग बेरोजगारी से ग्रसित थे, लोगों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, और ये लोग सफाई में आराम से अपना आयोजन किया करते थे और ऐश किया करते थे। ये वो सब कुछ भूल गए। ये आज हमारी सरकार की तरफ उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि जनता इनको दोबारा से आईना दिखाएगी कि इनका आईना क्या है। ये जो भेष बदल के और बाकी दलों के साथ में ये कहना चाह रहे हैं कि हम नई सरकार आ गई, नई सपा आ गई, नई सपा आ गई। क्यों इनको नई सपा बोलना पड़ रहा है? अगर इनकी सपा पहले बहुत अच्छी थी तो इनको ये नई सपा का नारा क्यों देना पड़ रहा है? इनको उस पे भी सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। बार बार हम लोगों को नई सपा का नारा क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या पुरानी सपा बोल रहे हैं? जनता को वो तमाम सुविधाएं नहीं दे पाई थी? कहीं ना कहीं पुरानी सपा पर वो दाग थे, इसलिए नई सपा का सहारा लेना पड़ रहा है अब। देखिए, नई सपा हमारी युवाओं की सपा है, रोजगार की सपा है। पहले भी 2 युवा आए थे। अब बहन जी आप सुन लीजिएगा। बहन जी हमारी बहुत अच्छी बात कर, लेकिन बहन जी ये नहीं बता पा रही थी कि 2 करोड़ रोजगार आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। किसानों की आमदनी डबल कर दी है, गंगा साफ हो गई है। नोटबंदी का फायदा क्यों नहीं बहन जी बता रही हैं? किसानों की कर्ज माफी कर दी गई है। किसान आत्महत्या रुकी है कि नहीं रुकी है? तो बहन जी बार बार आप खाद्यान्न के नाम से जो वोट मांग रही हैं, कम से कम हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है कि गरीब लोगों का मजाक मत उड़ाइएगा। ये आपने अपनी जेब से नहीं दिया है, सरकार के रेवेन्यू से दिया गया है। अब हमारी बहन जी बता रही थी जनता इन्हें जवाब देगी। जनता इन्हें कौन सा जवाब देगी? ये देखिए, सोनभद्र में भूपेश चौबे जी मंच पे साष्टांग लेटकर क्षमा मांग रहे जनता से। देवरिया में मनोज तिवारी जी, परसों का ही वीडियो आपको मिला होगा, वहां से दौड़ाया जा रहा है। और अनुप्रिया पटेल जी 1 घंटे हेलीकॉप्टर में बैठी रही, 1000 की जनसंख्या नहीं हुई। आपके जो गर्मी निकालने वाले स्टेटमेंट देते हैं, जो हनुमान जी को जाति बताने वाला स्टेटमेंट देते हैं, जो तमंचा पे स्टेटमेंट देते हैं, अब की बार बहन जी बिल्कुल तय है। नौजवान आपको शायद रसोई में सरसों तेल की कीमत नहीं मालूम होगी। 90 रुपए वाला 200 कर दिया, 500 वाला सिलेंडर 1000 कर दिया। आप भी बहन जी किसी गांव में वोट मांगने मत जाइएगा, बेइज्जत होके आपको आना पड़ेगा। लोग बहुत आक्रोशित बैठे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आतंकवादी कौन है। 52 साल तक तिरंगा झंडे को किसने नहीं लगाया है? आप बता नहीं पाएंगे कि भारत देश का आजाद प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे किसका रोल मॉडल है? तो बहन जी आपका सफाया तय हो गया है। कृपया कर खाद्यान्न के नाम से गरीब लोगों का मजाक न उड़ाएं और आप ये स्वीकार कर लें कि आप हार चुकी पूरी तरह से और मठ की ओर प्रस्थान करिए। ठीक है आलोक जी, ये तो 10 तारीख तय करेगी आखिर कौन सत्ता में आ रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन यहाँ पर अमृता जी, महंगाई पर बात नहीं हो रही है, महंगाई को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा है। जनता त्रस्त है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। जो मुद्दे होने चाहिए वो कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है 80 बनाम 20 करने की, ध्रुवीकरण करने की, हिंदुत्व के आधार पर चुनाव बनाने की। देखिए, आप जो ये महंगाई की बात कर रहे हैं वो हम मानते हैं। और महंगाई क्यों हुई वो आपको भी पता है कि 2 साल तक पैंडेमिक में जब देश घिरा रहा तो कहीं ना कहीं ये सब परेशानियां आई। लेकिन उनके साथ उनका हल भी तो हम ही ने निकाला। अगर कोई भूखा मर रहा था तो उसका हल भी तो हम ही ने निकाला। अभी मेरे भाई सपा के कह रहे थे कि इन्होंने बहुत कार्य किए। इनकी सरकार में 400 दंगे हुए थे।
ये जो अभी रिपोर्ट दिखा रहे तो थे, महंगाई 400 कम करने को इनकी लेकर उसमें किसी हुए थे। प्रकार का कोई बात क्यों नहीं कही गई भाषणों में, चुनाव प्रचार में? क्यों किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया? अगर मान रही है बीजेपी की हाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, नहीं, जनता त्रस्त है। आश्वासन पूरा दिया गया है। यहाँ तक कि ये जो छुट्टे पशुओं की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। जो अगर कोई कमी रही है तो उसके लिए तो हमने अपनी यात्रा निकाली थी, हमने लोगों के से बात की थी, उनको जहां पे भी कुछ कमी लगी उसको हमने दूर करने के आश्वासन सबको दिए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने हर चुनाव में देखा अमृता जी, पहले चरण में, दूसरे चरण में, जहां जो डिमांड थी उसके आधार पर बीजेपी ने अपना नैरेटिव बदला है। हर चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर एक अलग नैरेटिव सेट किया गया। क्यों उसकी जरूरत पड़ी? क्यों यहाँ पर एक सेट जो नैरेटिव रखा जाना चाहिए था शुरू से लेके एंड तक, वो नहीं रखा गया? सेट नैरेटिव रखने का देखिए, जगह जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है तो वहाँ के लोगों की परेशानियां अलग होती हैं। तो हम यहाँ पे एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक रहे हैं। हम लोगों का क्या है कि जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिस क्षेत्र में जो कमी सपा के क्षेत्र शासनकाल में हुई, वो सब हमें दूर करनी है। लोगों की जो भी नाराजगियां सपा से थी वो हमने 100% पूरी करने की कोशिश की। सहमत हूँ कि हर क्षेत्र में समस्याएं अलग होती हैं, एक लाठी से नहीं नापा जा सकता, नहीं आंका जा सकता। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा कि उन मुद्दों पर तो बात ही नहीं हुई। गर्मी निकालने की बात की गई, उसके बाद यहाँ पर हिंदू गर्दी, तमाम तरीके के बातें की गई, हर बार नैरेटिव बदला गया, लेकिन वो मुद्दों पर नहीं बदला गया। वो तमाम चीजें कुछ और थी। गर्मी निकालने की बात की जा रही है, शिमला बना देंगे, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो क्या ये वो तमाम अलग अलग जगहों के मुद्दे हैं कि पश्चिमी यूपी में हम गर्मी निकाल देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ये एक किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पहले अगर सपा की तरफ से कुछ बोला जाता है कि उसकी प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ बोला जाता है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि हम गर्मी निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं उसका जवाब दिया जाता है। अगर इनके मुख्यमंत्री या हमारे मंत्रियों को कह रहे हैं कि वो दंडवत होके माफी मांग रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री तो खुद इतने बौखला गए हैं कि वो पुलिस वालों के ऊपर कभी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, कभी कहीं गुस्सा दिखा रहे हैं। वो उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। तो मतलब आपका कहना है कि गर्मी वाला बयान जो है योगी जी ने पहले नहीं दिया, पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से इसकी शुरुआत की गई। देखिए, जिन्ना को ये लेके आए और हिजाब को ये लेके आए, ये नई नई चीजें लेके आते हैं। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। जिसको ये पहले बोलते थे MY फैक्टर करके मुस्लिमों को ये अपने साथ खींचने की कोशिश करते थे, आज ये हिजाब का वो लेके आ गए हैं। तो एक तरह से तो ये मुस्लिमों के खिलाफ है। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ आ गए, उन्हीं से जान लेते हैं। आलोक जी, अमृता जी कह रही है क्रिया की प्रक्रिया है। गर्मी वाला बयान समाजवादी पार्टी ने दिया था, इसलिए उसके बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई। देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि बीजेपी का एक ही काम झूठ फैलाओ सुबह से। बहन जी हमारी जाने क्यों बिना आंकड़े के शायद बैठ गई और बिना लगता तैयारी की भी बैठ गई है। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट भी मैडम मुझे ये बता रही थी कि कौन सही बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है। इन्हें ये शर्म नहीं आती कि गर्मी देने वाला, तमंचा वाला, कट्टा वाला बयान, ये सब बीजेपी के शासनकाल में ही ये सब संभव है और ये सब आलोक जी मेरी मुस्कुराहट पे मत जाइए, मैं तो यहाँ पर निष्पक्ष हूँ। जी मैडम, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि ऐसे उल जलूल बयान देने वाले लोग हैं कौन। नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाए, पकौड़ा बेचने की सलाह देते हैं, गोबर से नया उत्पादन करने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता इस चरण में प्रचंड बहुमत समाजवादी पार्टी को देकर जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लोग समझ रहे हैं मैडम। आलोक जी, लेकिन एक चीज तो मानते होंगे ना, पूर्वांचल जहां पर एक अयोध्या राम मंदिर बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और एक बीजेपी के लिए बड़ी संजीवनी भी माना जाता रहा है। केंद्र में सरकार इसके दम पर बना ली, राज्य में भी बना ली, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। देखिए मैडम, इन्हें फायदा होता रहा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा है। राम मंदिर ट्रस्ट में आप देखेंगे कि इन्हीं के लोगों ने कितनी सस्ती जमीनें खरीद कर कितनी महंगी खरीदी हैं। अयोध्या वासी इस चीज का बदला लेना चाहते हैं
अयोध्या वासियों ने देखा है कि राम के नाम को लेके अरबों खरबों रुपए ये लोग कौन घोटालेबाज कर गए। तो ये जो टेक्निकल बनने का प्रयास करते हैं, ये लोग जो राम का नाम लेकर राम को बदनाम करने का प्रयास किया, अयोध्या वासी प्रचंड बहुमत से इन्हें समाजवादी पार्टी के साथ आने वाले तैयार खड़े हुए हैं। और इनके घोटालों से, इनकी अराजक नीतियों से, इनकी आतंकी नीतियों से, इनके हिंदू मुसलमान से, भारत पाकिस्तान से लोग आगे जा गए हैं। अब कोई भी युवा इनके बरगलाने वाले मुद्दे पे कतई साथ में तैयार नहीं खड़ा। बिल्कुल। अमृता जी, क्या लगता है अयोध्या इस बार फिर से जीत दिला पाएगा? राम मंदिर का मुद्दा, भगवान राम एक बार फिर से बीजेपी की बैतरनी पार लगा पाएंगे? देखिए, जीत दिलाने वाली बात आपने कही है राम मंदिर के लिए। जब राम मंदिर का मुद्दा हम लोग पहले उठाया करते थे तो यही लोग हुआ करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, कब बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे। यही लोग इस तरह की जुमलेबाजी किया करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने ही वो करके भी दिखाया। अब रही अगर हमारी सरकार की आस्था राम मंदिर में है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, वो समझ में नहीं आती। हम बुराई बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लोग बताते हैं ना, मैं इनकी बात कर रही हूँ। ये लोग जो कहते हैं, और अगर ये कहते हैं घोटाला हुआ तो ये केस क्यों नहीं करते हैं? करेंगे अगर इनके पास ऐसा कुछ है तो। जब कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ, ये लोग जो झूठ फैला रहे हैं, ये उसके आगे कुछ तो बोल ही नहीं पाते हैं। आपकी है ना, वहाँ पर चंपत राय पर जो आरोप लगे थे, जो चंदे का पैसा गबन करने के, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? आरोप सत्य होते तभी तो होती ना कार्रवाई। जब सत्यता ही नहीं है, कार्रवाई करके जांच क्या मतलब है? जांच करवाई जानी चाहिए थी ना, उसके बाद इसमें दूध का दूध पानी का पानी होता। जांच तो चल ही रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे आके डिबेट में बताई जाएगी कि जांच हो रही है नहीं। जांच चल रही है, सरकार अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही है। ये काम भी इन्हीं की सरकार में हुआ करते थे कि जब कुछ भी होता था ये लोग जांच के नाम पे कुछ करते ही नहीं थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में हर मुद्दे पे जांच हुई है, हर कार्य पे जांच हुई है। ठीक है, पूर्वांचल में चुनाव हो रहा है तो पूर्वांचल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अमृता जी, पूर्वांचल में आज 12 जिलों की 61 सीटों पर सुबह से वोटिंग हो रही है। हम भी लगातार वोटर से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता जगह जगह से वोटर्स के साथ बात कर रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर जो है वो छुट्टा जानवरों की है, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी फसलों को इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि बीजेपी ने इस पर कंट्रोल पाने में, इस पर कंट्रोल नहीं पाया है, इस वजह से आज एक बड़ी समस्या किसानों की बनी हुई है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस समस्या को अपने संबोधन में शामिल करते हुए इस बात को माना कि इस पर काम किया जाना बाकी है। तो यहाँ पर अब तक क्यों इस पर काम नहीं किया गया? हालांकि शुरू से ही आप के नेता की तरफ से बात कही गई कि गौशालाएं बनाई जा रही हैं, वहाँ पर उनको डाला जा रहा है, उनकी हर सुविधा की वहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब यहाँ पर दिख नहीं रही हैं। छुट्टा पशुओं की समस्या है, इस बात को हम भी एग्री करते हैं। और मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा। बहुत सारी गौशालाएं बनाई गई। मैं खुद जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हूँ, मैंने खुद अपने जिले में गौशालाओं का निर्माण कराए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम पड़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है। तो उसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री ने जब मंच से ही कह दिया कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, और ये परेशानी है, उन्होंने खुद ने भी मानी है, तो उसमें बार बार कुछ कहने का है ही नहीं। और लोग, मैं इतना जानती हूँ कि प्रधानमंत्री के मुंह से निकली एक एक बात को लोग मानते हैं, और उन्होंने उनसे कहा है कि हम इसका रास्ता निकालेंगे, तो लोग आश्वस्त हैं। ठीक है, आपको लगता है कि लोग आश्वस्त हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस यहाँ पर बीजेपी अपना दिखा रही है, एक बार फिर से जीत को लेकर आश्वस्त है। लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को देखा, समाजवादी पार्टी पहले चरण से आखिरी चरण तक कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर चल रही है। बार बार यहाँ पर जो है नैरेटिव नहीं बदल रही है। रोजगार की यहाँ पर बात की जा रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात की जा रही है, कानून व्यवस्था सुधारने की भी बात की जा रही है। तो एक यहाँ पर विजन जनता के सामने रखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस आधार पर हम काम करेंगे, इसलिए हमें वोट दें। तो क्या इसका काउंटर अब ये एक तरीके से बीजेपी के तमाम मुद्दों का काउंटर है और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? नहीं, नुकसान कोई नहीं उठाना पड़ेगा। देखिए, आपने अभी कानून व्यवस्था की बात की, तो कानून व्यवस्था को आप बीजेपी सरकार से पहले की कानून व्यवस्था और आज की कानून व्यवस्था को कंपेयर करके देख सकते हैं कि वो कहाँ खड़ी है। रही बात कानून व्यवस्था किससे पता चलती है? अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं तो कानून व्यवस्था ठीक है।
इनके शासनकाल में वो नहीं थी। ये अब उसको और ठीक करना चाहते हैं। अगर ये कर सकते थे तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया था? क्यों लोगों में इतना त्राहिमाम था? क्यों इतने इनके टाइम में इतने घोटाले होते थे? इनके टाइम में इतने बुलंदशहर कांड जैसे कांड हुए, इनके खनन माफिया थे, इनके उसमें वो सब कुछ इनके टाइम में क्यों हुए थे? वो इनको देखना चाहिए। इनके गायत्री प्रजापति को तो अभी जेल हुई है। ये सब इनके टाइम के हैं। इन्होंने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं थी, वो सब अब हुई है। ये मुद्दे क्या रखेंगे कि हम महंगाई दूर करेंगे? महंगाई दूर पहले आप इतने साल रहे, उस समय जो आपने उत्तर प्रदेश को गर्द में ढकेला, उससे किसी तरह से निकाल के भारतीय जनता पार्टी 5 साल में इतने ऊपर लेके आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई मुद्दा है। मुद्दा हमारे पास है, क्योंकि हमने जो बोला था वो करके दिखाया। ठीक है, चुनावी दौर है, सबके अपने अपने दावे हैं, एक दूसरे को सब मुद्दा विहीन बता रहे हैं और अपने मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हालांकि शुरू में जुड़ना था लेकिन अब आखिरी में आके जुड़े हैं। संजीव जी, ज़्यादा सवाल नहीं ले पाऊंगी आपसे, लेकिन आपको इस चर्चा में शामिल जरूर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। और यहाँ पर 5वें चरण की वोटिंग लगातार यूपी में जारी है और आगे भी 2 चरणों में और चुनाव होना है। तो ऐसे में कांग्रेस पूर्वांचल में अपने आप को कहाँ पर स्टैंड करता हुआ देख रही है? कांग्रेस लगातार आपने देखा हो कि हमारी नेता चुनाव को देखते हुए नहीं, बल्कि जब उम्भा का कांड हुआ तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी सोनभद्र में दिखी। जब सीएनआरसी का मामला आया तो हमारी नेता वाराणसी से लेकर के और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक का दौरा किया। गंगा का मुद्दा हुआ। देखिए, आज कांग्रेस के पास लगातार संघर्षों की एक लंबी कथा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी